अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात में लोग भी पकड़े गए हैं। इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। अब मैं वो डिटेल में किसी दिन या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या आप लोगों से मिलूं और बताऊं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग पकड़े जाते हैं, वो केस बनता है उनके ऊपर। अब जैसे वो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का, उसमें जो कल्प्रेट पकड़ा गया है वो 15 दिन या 14 दिन पहले या कुछ महीने पहले जेल से छूटा है, वो अक्विट हुआ है। उसमें किसकी कसूर है? प्रोसिक्यूशन सही केस नहीं बना रही या अदलिया थोड़ा लीनियंट हो रही है। मैं अदलिया पे नहीं कहूँगा कुछ, मैंने अपनी प्रोसिक्यूशन के लिए कहा है कि जी ज़्यादा आप जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं और प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो सब करें ताकि इन लोगों को सज़ा मिले। और ये रिपीट ऑफेंडर्स जो है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम वो रिपीट ऑफेंडर्स कर रहे हैं, उनको सज़ा हम दिला सकें। उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन वाले हैबिचुअल वो लॉ वगैरह भी चेंज किए। एक और भी इशू था कि पुलिस की एक रिक्वेस्ट थी कि जी हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के भर्ती करने दिए जाएं, इसलिए कि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तादाद कम है। उस पर हम गौर कर रहे हैं और मैंने उनसे कहा था कि लॉ से एडवाइस ले लें कि हम जो कोर्ट की रूलिंग्स हैं उनको सामने रखते हुए किस तरीके से ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल तशवीश की बात है और उस पर हुकूमत जो है बड़ी गहरी नज़र रखे हुए ताकि इसको रिजॉल्व किया जाए। नहीं भाई, मुल्क को नहीं भूले। वाकई इन्फ्लेशन जो महंगाई है बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ इधर है पूरी दुनिया में है। लेकिन हम पूरी दुनिया की बात नहीं करेंगे, अपने मुल्क की बात करेंगे। इसीलिए हमें बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। कल वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब आए थे और उनके साथ और वफाकी वज़रा आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा था और कुछ सख्त फैसलों की बात की थी। और मैं अच्छा मौका अभी आपके सामने कर देता हूँ। वो सख्त फैसलों में ये था, 3 जो सूबाई जहाँ पे हुकूमतों की उनको ज़रूरत है, एक कि जी दफातर में 20% लोगों को कहा जाए कि वो मतलब 5 दिन का वीक अगर होता है तो मेरी 1 दिन घर से काम करूं, छुट्टी नहीं, घर से काम करूं, 4 दिन दफ्तर जाऊं, इस तरीके से रोलिंग हो ताकि फ्यूल बचे लोगों का आने जाने का। दूसरा था कि दुकानों को 8 बजे बंद किया जाए और रेस्टोरेंट्स को, शादी हॉलों को 10 बजे बंद किया जाए। तीसरा था कि ऑल्टरनेट लाइट्स जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको बंद किया जाए। मैंने उनसे कहा कि जी बिल्कुल मुश्किल फैसले हैं और करने चाहिए हमें। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है बिजली बचाना, इसलिए कि बिजली पे तक इन सब बातों से तकरीबन 250 अरब रुपए के करीब की बचत थी, अगर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। हो सकता है मेरी नंबर्स थोड़े इस वक्त भूल गया हूँ। तो ये ज़रूरत है और लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं करें, ये हम हुक्म सादर नहीं करेंगे, हम सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हम उनकी तरफ से बाइन चाहते हैं ताकि ये स्मूथली चले। ये जमहूरी हुकूमतों में ये नहीं होता कि जी मैंने फैसला कर लिया, ऑर्डर दे दिया, अब ये तुमने करना है। तो ये हमने उनसे मोहलत ली है, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारे स्टेक होल्डर से मिलें। इस सिलसिले में मैं अपने लेवल पे भी, मिनिस्टीरियल लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो डिफरेंट तंजीमें हैं उनसे मुलाकात होगी और हम कोशिश करेंगे कि ये मुश्किल फैसले लिए जाएं। इसलिए मुल्क वाकई एक मुश्किल सूरत हाल में है। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ रेस्क्यू 1122 का जो कमांड सेंटर है उसके इफ्तिताह पे आया हूँ। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इसकी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड या हिस्ट्री बता दूँ कि हमने तकरीबन 3 साल पहले ये फ़ैसला किया था कि हम एक 1122 रेस्क्यू सर्विस शुरू करेंगे। शुरुआत हमने की थी, जो एम्बुलेंस सर्विस थी हमारी, वो उसमें हमने जो है इंक्लूड की। उसके साथ साथ फिर फायर ब्रिगेड, जो KMC की फायर ब्रिगेड है, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट किया और तीसरे मरहले में हमने पुलिस को इंटीग्रेट करना है। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चाहिए था, इसलिए कि जब तक वो नर्व सेंटर नहीं होगा हम ये सारी कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकेंगे और लोगों को ये सर्विस पहुंचा नहीं सकेंगे। मैं वर्ल्ड बैंक का मशकूर हूँ, उन्होंने एक सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट किया हुआ था, उसमें फंडिंग हमने उनसे रिक्वेस्ट की, अवेलेबल की। KMC ने ग़ालिबन ये जगह दी और इस पर ये जो कमांड सेंटर है ये तैयार है, इस वक्त ऑपरेशनल है। इसमें इस वक्त 230 एम्बुलेंस
जिनमें से 213 हमें मिल चुकी हैं, बाकी 17 हमें मिलनी है। 230 एम्बुलेंसेज होंगी। फायर ब्रिगेड इसके साथ इंटीग्रेटेड है और आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देखी जो इधर हमने बनवाई है। इसके अलावा एक आप देखेंगे वाटर रिस्पांस या रेस्क्यू सेंटर, वो भी है कि अर्बन फ्लडिंग के सिलसिले में वो मदद करे। तो ये एक जदीद तरीके से पूरी इमरजेंसी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए प्लान बनाया है और इंशाअल्लाह ताला इसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे। और जैसे मैंने कहा पुलिस भी इसके साथ इंटीग्रेट होगी। इधर आके ये 1122 का नंबर है, मैंने खुद फ़ोन करके, आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जब मैं अंदर था तो मैंने मोबाइल उठा के फ़ोन किया तो मुझे जवाब भी मिला। मैंने वहाँ पे यही समझ लिए क्रैंक कॉल की कि जी आग लग गई है सदर में, तो उन्होंने मुझसे लोकेशन मांगी। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मैं इधर ही खड़ा हूँ आपके रेस्क्यू सेंटर में। उनको किसी को पता नहीं था, पीछे साहब थे, बच्चा था जो कि ये रिस्पॉन्ड कर रहा था। एक दो सजेशंस दी हैं कि जैसे ही कॉल आए तो उस शख्स के सामने उसकी लोकेशन आ जाए ताकि उसे पूछना ना पड़े कि लोकेशन कहाँ है। उसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि अगर वो गलत बात कर रहा होगा कि मैं इधर गुलशन में खड़ा हूँ और कह रहा हूँ सदर में आग लग गई, तो उसे पता चल जाएगा कि क्रैंक कॉल है। ये जो सॉफ्टवेयर में कुछ बेहतरी और भी आई एम श्योर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये यहाँ के अलावा 5 और सेंटर्स आपने शहर में 5 सेंटर्स और शहर में जो इनके स्टेशंस है जहाँ से ये डिस्पैच कर सकते हैं। होता यह है कि जब एक इमरजेंसी कॉल आती है और इन्हें पता चलता है, ये नक्शे पे देख लेते हैं जो करीब तरीन जो इनके होंगे एम्बुलेंस सर्विस या फायर रेस्क्यू, उनको ये मैसेज करते हैं जी आप पहुँचो। अभी बताया है मुझे कि जी 1122 एम्बुलेंस सर्विस में तकरीबन 9 से 11 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। इसको और मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि इस शहर के लोगों को, इस सूबे के लोगों को, हैदराबाद और सक्कर में भी शुरू किया, लाड़काना में शुरू किया है और बाकी सूबों पे भी जाएंगे। हाईवेज पे हमारा है ताकि इस सूबे के लोगों को हम एक बेहतर सर्विस दे सकें। अच्छा सर, एक तरफ आप ये सर्विसेज दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी जो है वो शोला बयानी से आपको कब्जागीर कह रहे हैं, कह रहे वडेरों का कब्जा है, शहरी इलाकों को हम उनसे निजात दिलाएंगे और बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है? एक तरफ साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है इस पे मैं ये कहूँगा कि और पंजाब की सूरत मैं अमित आपको कहूँगा कि मैं अब वो कहना नहीं चाहता, इस पे आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। मीडिया अपनी स्पेस का तो ज़्यादा बेहतर है। हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हम साथ मिलके बैठ के काम कर रहे हैं। कोई किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इस पे इतराज़ हो सकता है तो वो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन हम आंगली से काम कर रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी 2 डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं चीज़ों पर। मुर्तज़ा वहाब या रसूल बख्श चांडिया साहब खड़े हैं, हो सकता है कि इनकी किसी बात पे मैं एग्री ना करूं या मेरी किसी बात पे एग्री ना करें, लेकिन एक कंबाइंड जो एक फैसला होता है वो होता है। तो इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल की कोई अपनी व्यूज हो सकती है, लेकिन इत्तेहादियों के साथ हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, सूबे में कोएलिशन नहीं है हमारी, लेकिन उसके बावजूद जो हम अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि सूबे की बेहतरी हो। दूसरा आपने क्या पंजाब वाली सूरत में क्या कहेंगे? वहाँ वज़ीर आला को गवर्नर साहब ने हटा। देखिए, मैं वज़ीर आला साहब को एक सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ। मेरा आईनी तौर पे जब गवर्नर ने कह दिया था, और इस पे पिछले कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, जब मंजूर भट्टू साहब के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई थी, गवर्नर साहब को ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 सब आर्टिकल 7 के तहत कि वो असेंबली बुला सकते हैं किसी वजीर आला को ये कहने के लिए कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। और ये जो एतराज है कि असेंबली सेशन में दोबारा नहीं बुलाई जा सकती, ये मज़ाक़ खेज है। मैं यही लफ्ज़ मुझे और समझ नहीं आती, मैं उर्दू कमज़ोर है। इट इज़ जोक, इसलिए कि ये तो बड़ा आसान है। अगर मुझे अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कराना है तो मैं आज असेंबली इजलास बुलाऊं। मुझे सिर्फ 42 मेंबर चाहिए। असेंबली इजलास बुलवाऊं स्पीकर से और उसको मैं आज बुला के न साल बाद एडजर्न कर दूं, साल जी सेशन चल रहा है। तो ये एक मैं खत्म कर लूं, बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है और आई एम श्योर अब ये कोर्ट में मामला पहुंच रहा है। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट में मामला पहुंचने की जरूरत ही नहीं है।
اگر وزیر اعلیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں شاید 186 کی اسٹرینتھ چاہیے کہ ان کے پاس 186 ممبر موجود ہیں، وہ ہاؤس بلا کے اس وقت بھی کریں گے، ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے تو گورنر سیٹسفائی ہو جائیں گے. کیا آئین کیا کہتا ہے کہ if the governor is satisfied that he does not command the majority of the members، اگر وہ 186 ممبر کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے تو گورنر صاحب کو جواب مل جائے گا. تو یہ خود ہی آئینی پیچیدگی بنائے گی جب آئین میں ایک ووٹ آف کانفیڈنس. اور پنجاب اسمبلی کے رولز میں یہ بھی ہے کہ اگر گورنر اوائڈ کرے فی ریفرینس فرام ٹیکنگ دس ووٹ آف کانفیڈنس دین ہی از ڈیمڈ the chief minister is deemed to have lost his majority in the house. اتنی کلیئر ہے تو اس پہ کوئی ہے نہیں. لیکن اب عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، بڑا آسان ہے. وہ کلیم اگر کرتے ہیں ان کے پاس 186 ممبر ہے، عدالت میں جانے کی بجائے اسمبلی میں 186 ممبر لائیں، اسپیکر کو کہیں چیئر کرے اور گورنر صاحب کو بتا دیں کہ جی ہمارے پاس میجورٹی موجود ہے. مطلب اتنا پیچیدہ بنانے کی ضرورت کیا تھی اس چیز کو؟ یہاں تو ایڈمٹ کریں کہ آپ کے پاس 186 نہیں ہے. جو ان کے ایکشنز ہے نا، زبان ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز انگریزی میں کہتے ہیں. وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 100، کوئی کہتا ہے 186، کوئی کہتا ہے 190، جو بھی ہیں، لیکن جو ایکشنز ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس نہیں ہے 186 ممبر. اور اس کا جواب اگر میں غلط ہوں، مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے، گورنر صاحب کو غلط ثابت کرنے کے لیے، گورنر پنجاب کو، وہ 186 ممبر لے جائیں. خواہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، وکیل کر رہے ہیں، سب کا خرچہ کر رہے ہیں. 186 ممبر لے جائیں اور بات ختم کریں. دیکھیں یہ فیصلہ پنجاب کی یہ میں نہیں کروں گا، پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کرے گی، اور جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ان کا، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. ساتھ کھڑے ہیں اور ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ تندہی سے کام کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی کام کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے عوام کی خدمت کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ تعالی مرتضی وہاب اسی پہلے سے زیادہ تندہی سے کام کرتے رہیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ پرسیپشن قائم کرتی گئی ہے اس کو نگیٹ کر دیا تھا ہم نے، دکھا دیا تھا. اور وہ اگین میں یہ ساری میڈیا آپ کے سامنے، اگر آپ یہ سپیس نہ دیں نا لوگوں کو اتنا، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میڈیا صرف خبر بنانے کے لیے ساری باتیں کرتی. میں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کا سوچے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا پولیس کا، بہت ہی افسوس کی بات ہے. میں نے کل بھی ایک میٹنگ کی تھی لا اینڈ آرڈر پہ اور سخت ہدایات دی ہیں. کسی ایک شہری کی جان، میرے بھائی سوال تانجو وٹھاں تو پر لفاظی نہ کہو مسا یہ کونے افسوس بھی نہ کیا کہ جی جان ہلی وجے تا انہیں کہو سوال کہو. کچے کی آپریشن کی بات کی، کچے کا آپریشن چل رہا ہے. جن لوگوں نے ہمارے پولیس والوں کو شہید کیا تھا ان کو جہنم رسید کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے جہاں پنجاب بھی ملتا ہے، بلوچستان بھی ملتا ہے، سندھ بھی ملتا ہے، وہاں ہمیں ایشوز ہیں، یہ کرتے ہیں. اور آپ نے جو کہا تھا نا، میں آپ کو پھر، میرے بھائی بچے ہو، میرے بچوں کے جیسے ہو، کسی کی ناگہانی موت پہ میں افسوس کروں تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے یار. یہ اپنی صرف سوال کو سخت کرنے کے لیے نا ایسے کام نہیں کرو. میں بھی بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں آپ کو، تو یہ کرو کہ آپ کا کیا تھا. ہاں، جو ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ کیے دیکھیں، ہم نے الیکشن کمیشن کو ہم دوبارہ لکھیں گے اس پہ کہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، اس لیے کہ الیکشن بہت زیادہ پچھلے 8 مہینے سے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی الیکشن کمیشن سے ہم نے بات بھی کی ہے کہ جینیون ریزنز تھے جس کی وجہ سے الیکشنز آگے چلتی چلی جا رہی تھی. جو سیلاب کی صورتحال تھی ہمارے پاس، ہم یہ 2 حصوں میں الیکشن کیوں کراتے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ سارے صوبے کراتے ہیں، اس لیے کراتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جنرل الیکشن سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں. ایک وارڈ میں کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو کہ وہ اپنے جیت ہار کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتا ہے، اس لیے لا اینڈ آرڈر کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لیے ہم 2 حصوں میں الیکشن کراتے ہیں کہ جی ایک جگہ سے پولیس اور ایڈمنسٹریشن کو جہاں الیکشن ہو وہاں لے جائیں. سیلاب کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو شفٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نے کراچی سے پولیس بھیجی ہوئی تھی اور ابھی تک کچھ علاقوں میں وہ پولیس ہے تاکہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پہ جو لا اینڈ آرڈر ایشوز کھڑے ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کیا جائے. اس وجہ سے وہ آگے ہوتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 7-8 مہینے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایس پی، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی مختار کار کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو یہ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ حکومت اتنی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس کو بند کریں، جب الیکشن فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے تب اب یہ بین ڈالی گا. اور میں
इलेक्शन कमीशन मोहतरम है, मैं ये बैन वैन से कुछ नहीं होता, एक अफसर को हटा के दूसरे अफसर, ये बड़ी पुरानी चीज़ है। गवर्नमेंट शुड रन एज यूजुअल, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराती है, उसको कराने दें, और ये एक लंबी बहस पड़ जाएगी, इससे फायदा कोई नहीं होता इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कमीशन बेहतर है वो करेगी।